हेलो एंड वेलकम टू राइट नॉलेज एजुकेशन। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे समझने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर 1 इज ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, ग्राफ किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं और कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, डायग्राम होते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में समझना है। ऑब्वियसली आप 11th स्टैंडर्ड में इन चीज़ों के बारे में जान के आए हो। इस प्रकार के ग्राफ होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सिखाएगी। फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें जो हम कवर करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो पहले तो हम मीनिंग समझेंगे, डायग्राम और ग्राफ किसको बोलते हैं, फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, एंड फिर एस्पेक्ट टू बी द कंसीडर वाइल द ड्राइंग अ डायग्राम और ग्राफ। अलग अलग टाइप के डायग्राम समझेंगे, जैसे कि टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम होता है, बार डायग्राम होता है। बार डायग्राम के भी 3 टाइप्स हैं कि सिंपल बार होता है, क्लस्टर्ड बार होता है, डिवाइडेड बार होता है। और उसके बाद हम कि बार डायग्राम ड्रॉ करते टाइम पे कौन से एस्पेक्ट यानी कि कंसीडर करने हैं। पाई डायग्राम क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके एस्पेक्ट्स, उसके टाइप्स। फिर हम समझेंगे कि टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, एंड टेक्नोलॉजी जो स्टडी के अंदर यूज होती है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट हो गया, डेटा सीडी हो गया, ठीक है। एक एक चीज समझाऊंगा, पूरा वीडियो देखना। और वीडियो देखने के बाद शायद ही आपको कोई ऐसा डाउट रहेगा जो चीज समझ ना आई, तो बिना स्किप किए एक एक चीज देखेंगे। लेट्स गो। पहला हमें यहाँ पे समझाया है कि जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें समझने वाले हैं, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंस बहुत समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है। पहले एक चीज समझ लो कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पीछे बहुत सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स वो ध्यान में रखने पड़ते हैं। उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर डिटेल नॉलेज नहीं है तो उन चीजों को आप समझ नहीं पाते हो। तो उसी तरह से ये पूरा हमारा जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हर साल गवर्नमेंट अपना जो बजट इंट्रोड्यूस करती है, तो उस बजट को जब हमारे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रीड कर रहे होते हैं, तब पूरे देश को वो लागू होता है, उस बजट से सबको लेना देना है। लेकिन जब वो रीड कर रहे होते हैं तब हमें कुछ समझ नहीं आता है। तो उन्हीं चीजों को दूसरे दिन हम एनालिसिस जो किया होता है, जिन लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने, न्यूज़पेपर में, उसमें देखते हैं एक सिंपल सा डायग्राम दिया होता है, तो तुरंत ही वो बात समझ आ जाती है। तो बस उसी तरह से एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें ये समझना है कि ग्राफ और डायग्राम का इंपॉर्टेंस कितना है, कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो थियरी है उसको किस तरह से आप पिक्चर फॉर्म में इजी बना सकते हो। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या समझाया है कि इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन एंड एनालिसिस वेरियस इकोनॉमिक इवेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी जो रियल वर्ल्ड, हमारी जो दुनिया है, उसमें जितनी भी ऐसे इवेंट हो रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है जो किससे जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक्स। तो वो इवेंट को हमें जानना और उसका एक्सप्लेन और एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब करता कौन है, तो उसका एनालिसिस जो स्टैटिस्टिकल प्रोवाइड हमें कौन करता है, स्टेट। स्टेट यानी कि यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है, कंट्री एज अ सॉवरेन स्टेट की बात हो रही है। स्टेट, बैंक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्यों ऐसा करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई उनका पर्पस होता है। सो पर्पसफुली डन इन इकोनॉमिक्स, ताकि आम लोगों को भी उन चीजों के बारे में समझ आए। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, वो डिसीजन क्यों है, उसके पीछे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके कारण ये डिसीजन लिया गया है, तो वो चीजें आम लोगों तक पहुंचाना वो उनकी जिम्मेदारी है। एंड ये रियल वर्ल्ड में ये सब चीजें हो रही है, तो ले पर्सन यानी कि कॉमन मैन, आम इंसान, जिसको इन सब चीजों में समझ नहीं आएगा लेकिन उससे लेना देना है। जैसे मैंने अभी आपको बजट की बात की, तो बजट के अंदर जो बड़ा व्यापारी है उसको भी लेना देना है, और एक छोटी सी दुकान चला रहा है उसको भी लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल बजट में टैक्स के बारे में बात कर रही है, तो जीएसटी मान लो कि किसी ईयर के अंदर इंक्रीज हो गया, तो वो लागू तो सबको होगा। छोटी सी दुकान चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई लेबर वर्क कर रहा है, क्यों, क्योंकि जीएसटी तो सबको लागू होता है। तो इस चीज के बारे में जानना तो सबको इंपॉर्टेंट है।
तो ले पर्सन डू नॉट गेट अ इंटरेस्ट, उसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता नहीं है कि वो चीजें क्या कहना चाह रही है, लेकिन इन अ डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ द इवेंट डन बाय द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको ना तो समझ आता है, ना तो उसको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आता है उन चीजों में, लेकिन बट देयर अटेंशन इज ड्रॉन व्हेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of the certain event and the matter are pertaining to economics, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो क्या करती है, कुछ ऐसी मैटर्स जो पर्टेन करती है इकोनॉमिक के अंदर, जो पता है कि उसके बारे में वो नहीं जानेगा तो उसको आगे नुकसान होगा, तो उन चीजों के बारे में, उस इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में आर प्रेजेंटेड बाय अ वे ऑफ अ पिक्चर, तो उस आम इंसान को समझाने के लिए क्या यूज होता है, पिक्चर यूज होता है। जैसे कि हमने बहुत सारी थियरी लिख दी यहाँ पे, लेकिन किसी को समझ नहीं आई, लेकिन हमने सिंपल सा बता दिया कि जीएसटी और ऐसे करके ऐसे इवेंट समझा दिया, तो सामने वाला ये सिंबल देख के समझ जाएगा कि भाई जीएसटी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जीएसटी लिख के ऐसे करके ऐसे डाउनवर्ड्स कर देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि जीएसटी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये पिक्चर फॉर्म में उनको समझाना शुरू किया और उनको मजा आने लगा कि सर्टेन इंफॉर्मेशन which must be conveyed to the people and reaches them, और इस तरह से उन आम ले पर्सन के पास भी वो इंफॉर्मेशन पहुंचने लगी। एंड जनरली टू टाइप्स ऑफ पिक्चर्स, यानी कि उसको समझाने के लिए दो तरह के पिक्चर यूज हुए, एक डायग्राम फॉर्म में और दूसरा ग्राफ के फॉर्म में। अब बोलोगे कि सर ये डायग्राम क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, समझाता हूँ वन बाय वन, एक एक चीजें आगे समझेंगे। यहाँ पे इतना याद रखो क्या, कि भाई जितने भी रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक इवेंट हो रहे हैं, उस इवेंट को समझने के लिए और समझाने के लिए पर्पसफुली कौन काम करता है, स्टेट, बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किन लोगों के लिए, ले पर्सन्स के लिए, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, उनको उस डिस्कशन में कुछ समझ आता नहीं है, इसीलिए उन मैटर और उन इवेंट को समझाने के लिए क्या यूज हुआ, पिक्चर। कितने प्रकार के पिक्चर, दो, एक डायग्राम, दूसरा ग्राफ। इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें समझाया गया है कि डायग्राम क्या होता है, उसका मीनिंग। तो डायग्राम का और ग्राफ दोनों के मीनिंग में आप सेम लाइन लिख सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जो उन दोनों को अलग करती हैं। डायग्राम क्या होता है, पहले तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं डायग्राम होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल रोड होता है, तो रोड के ऊपर हमने एक बोर्ड देखा होगा, जैसे कि रोड के ऊपर ऐसा एक बोर्ड है, राउंड शेप में बोर्ड है, और उस बोर्ड के अंदर मान लो कि लिखा है 80। इसका मतलब क्या है कि उस रोड के ऊपर स्पीड लिमिट है 80 से अबव जाना नहीं है। रोड के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है कि ऐसे करके ऐसे, तो इसका सीधा मीनिंग क्या है कि आगे जाके राइट मुड़ना है, ठीक है। ये मान लो कि थोड़ा रिवर्स हो गया ऐसे, तो आगे जाके राइट साइड मुड़ना है। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, डायग्राम हुआ, एक प्रकार का पिक्चर हुआ, जिसको समझाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, जिसको समझाने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर ज्यादा नॉलेज, स्टैटिस्टिकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसा डायग्राम। और यहाँ पे डायग्राम का समझाया है मीनिंग कि डायग्राम एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, जो ऑब्जर्वेबल डेटा होता है उसको किस वे में हम शो करते हैं, पिक्चर। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें जान ली, अब उन चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उस चीज को एक एक बताने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको सीधा इशारा कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको बुलाना है, तो मैं आपको दूर से चिल्लाऊंगा नहीं कि किस पर्पज से बुलाना है, क्या काम है, मैं सिर्फ आपको ऐसे इशारा कर दूंगा, तो आप तुरंत मेरे पास आ जाओगे। तो वो क्या हुआ, एक प्रकार का साइन हुआ। तो इस पिक्चर फॉर्म में जो भी हमने क्या किया है, प्रेजेंटेशन, ऑब्जर्व किया है डेटा, उसको सामने वाले इंसान को समझा दो। अब यहां से शुरुआत होती है। डायग्राम और ग्राफ के बीच में अगर आपको डिफरेंस पूछे तो ये वाले पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पहला, स्केल और मेजरमेंट आर यूज, यानी कि डायग्राम ड्रॉ करते टाइम स्केल और मेजरमेंट आपको यूज करना है। अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, उसमें प्रॉपर स्केल नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सीधा या मुड़ गया, या तो इस प्रकार की जो भी डायग्राम हम बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर मेजरमेंट और स्केल यूज करना चाहिए। लेकिन नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ये डायग्राम कोई भी इंसान बना सकता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज की जरूरत बिल्कुल
नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। डायग्राम इज अ ड्रॉ फॉर अ डेटा। डायग्राम किसके कौन से डेटा को प्रेजेंट करने के लिए होता है? तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और आप बोलोगे कि सर ये कौन सा शब्द आया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? शायद आपने पढ़ा है लेकिन आपको पता नहीं है। देखो, डेटा जो होता है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा एक होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा कैसा होता है? आपको दिया है 1 3 6 8 10। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन के साथ डेटा, जैसे कि x और बाजू में फ्रीक्वेंसी दी है, मान लो कि 1 3 5 8 2 3 9 10। तो ये ऑब्जर्वेबल डेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। और एक होता है जिसके अंदर x और सामने फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, लेकिन उसके अंदर डेटा कैसा होता है? तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और यहाँ पे लिखा होता है 5 8 10। तो ये जो है वो कंटिन्यूअस डेटा है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ज्यादातर कौन सा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस प्रकार के डेटा को यूज किया जाता है जो कैसी फ्रीक्वेंसी होती है? डिस्क्रीट होती है। इन अदर वर्ड, डायग्राम इज अ ड्रॉ फॉर अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये शब्द खास ध्यान रखना। डायग्राम यानी कि जिसको समझाने के लिए किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं रखना चाहिए। सरकार ने रोड के ऊपर ऐसा बोर्ड लगा दिया तो वहां पे कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो बोर्ड आपको खुद समझ लेना है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद समझना। उसको देखा और उतना तो आपके पास नॉलेज होता है कि ये डायग्राम, ये पिक्चर क्या शो करना चाहती है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो डायग्राम कैसा है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सामने इससे उल्टा होगा, ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा नहीं, उसके अंदर एक इंसान चाहिए होगा जो उसको समझाए। देखने से समझ आएगा नहीं। एंड इन ऑर्डर टू वर्ड्स, diagram is a draw for self explanatory and data and lay person do not require detailed knowledge। यानी कि आम इंसान के पास ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को देख के ही समझ जाएगा ये क्या कहना चाहती है। सो डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं है किसको? ले पर्सन को, टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। एंड अ डायग्राम इज यूज्ड बाय, अब डायग्राम कहाँ कहाँ यूज होता है? तो एडवर्टाइजिंग पर्पज से बहुत सारी कंपनियां यूज करती है। उसके बाद किसी भी प्रकार का अटेंशन, लोगों को इस चीजों पे अटेंशन डालने के लिए एडवर्टाइज होती है। गवर्नमेंट भी यूज करती है। फिर बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इस प्रकार की अवेयरनेस लाने के लिए क्या यूज करती है? डायग्राम। तो डायग्राम के बारे में कितना समझ आया? फिर से एक बार देख लेते हैं डायग्राम के अंदर क्या क्या याद रखना है। देख लो पहले डायग्राम का मीनिंग। तो डायग्राम क्या है? प्रेजेंटेशन, जो भी ऑब्जर्वेबल डेटा है उसको कौन से फॉर्म में? पिक्चर फॉर्म में। सेकेंड, डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने के लिए स्केल और मेजरमेंट यूज करना है ताकि अच्छा दिखे। थर्ड, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप ड्रॉ करने बैठते हो तो आपको स्टैटिस्टिक के किसी भी प्रकार के नॉलेज की जरूरत नहीं है। थर्ड, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो डेटा होता है वो ज्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट, ले पर्सन के पास भी ज्यादा डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट, एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनीज, गवर्नमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के डेटा को यूज करती है। चलो, आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो उसी तरह से डायग्राम के बाद कौन आता है? तो ग्राफ आता है। देखो ग्राफ की जो कहीं ना कहीं सेम है मीनिंग। ग्राफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ द पिक्चर। ये भी काइंड ऑफ पिक्चर ही हुआ। लिखा है तो वो थियरी हुआ, कुछ ड्रॉ किया है तो वो पिक्चर हुआ। ग्राफ भी एक प्रकार का पिक्चर ही है ना। ऐसे हम देखते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से बार बनाए होते हैं, तो ये क्या है? काइंड ऑफ पिक्चर। थियरी है कि पिक्चर है? पिक्चर है। तो इस प्रकार के पिक्चर फॉर्म में कोई भी डेटा को हमें क्या करना? समझाना, लोगों तक पहुंचाना। दैट इज कॉल्ड ग्राफ। अब जो डायग्राम में समझा था उससे थोड़ी चीजें अलग अलग आएगी डिफरेंस के तौर पे। देखो, ग्राफ जो भी ड्रॉ फॉर द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि इसमें आपको समझना खुद नहीं पड़ेगा। उसमें खुद समझ जाते थे डायग्राम में, ग्राफ में खुद नहीं समझ सकते। ग्राफ के अंदर आपको किसी की मदद लगेगी, स्टैटिस्टिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एंड ग्राफ इज अ ड्रॉन फॉर अ डेटा। ग्राफ किसके लिए होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी अभी समझाया था। ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन क्या थे हमारे? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह के डेटा
के लिए क्या यूज होता है, ग्राफ यूज होता है। In order to simplify such a data, इस डेटा को simplify and use for the statistical tools is made, and graph is also drawn for other types, जैसे कि कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, बहुत डिफिकल्ट अनक्लियर डेटा होता है, तो उसको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है क्या, ग्राफ। एंड थ्रू द नॉलेज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इसमें स्टैटिस्टिक का नॉलेज चाहिए होगा, is easy is the initial to the draw and understood the graph, ताकि आप ग्राफ को ड्रॉ भी कर सको, स्टैटिस्टिकल नॉलेज है तो, और स्टैटिस्टिकल नॉलेज है तो आप ग्राफ को समझ भी सकते हो, इसके बगैर आपको समझ आएगा नहीं। चलो उसके बाद और इंफॉर्मेशन है अपने पास ग्राफ की, देखो कि ग्राफ कैन बी एक्सपांड ओवर वन और मोर ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स। आपने पढ़ा होगा ग्राफ के अंदर कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4। हम जनरली 2 क्वाड्रेंट्स यूज करते हैं इस तरह से, एक्स एंड वाई। आगे ये भी समझेंगे कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, ठीक है। ना समझ आए तो ऐसे याद रखने का, एक्स होता है ना, एक्स, एक्स हम किसको बोलते हैं, जो अपने जीवन से जा चुका होता है, जो व्यक्ति हमारे जीवन में से चला गया है उसको क्या बोलेंगे, एक्स। और एक्स जो है वो अपने जीवन में तभी जाता है जब वो कैसा बन जाता है, इंडिपेंडेंट। आपको कोई तभी छोड़ेगा जब उसको आपकी जरूरत नहीं है। तो एक्स एक्सिस है वो कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट, वाई कैसा हो गया, डिपेंडेंट। अब बोलो कि एक्स और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन है, वो बोल के दिखाओ। बेटा कभी नहीं भूलोगे अब। तो यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक 2 3 4 में से कितने भी, एंड ऑब्टेन बाय द intersection of the x and y axis on the plane and the plan, and cannot be drawn without taking a appropriate measurement लिए बिना किसी भी प्रकार का ग्राफ ड्रॉ कर सकते नहीं हो, या भी करना भी चाहिए नहीं। एंड ग्राफ इज अ जनरली ड्रॉ ऑन द, कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, ग्राफ पेपर पर। बेसिक चीज है, ग्राफ आर यूज मोर बाय, कौन ज्यादा यूज करते हैं, तो रिसर्चर्स, एजुकेशनिस्ट, and graph is not used for the conveying information to the general public, यानी कि ले पर्सन्स के लिए नहीं है, ये किसको समझने के लिए, एक्सपर्ट्स को समझने के लिए। एक्सपर्ट को डेटा, जितना भी ज्यादा डेटा है उसको स्मॉल या तो कंपैरिजन करने के लिए इस प्रकार के ग्राफ यूज होते हैं। चलो नेक्स्ट अपने को यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हमने डायग्राम और ग्राफ समझा तो उसके 2 अपने को एग्जाम्पल दिए हैं। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि आपके बोर्ड के पेपर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको या तो डायग्राम ड्रॉ करना है या तो ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के अंदर ज्यादातर किसी भी प्रकार का बार डायग्राम आएगा, 3 टाइप्स में भी कोई भी आ सकता है, और पाई ग्राफ आएगा, पाई डायग्राम आएगा। ग्राफ या तो डायग्राम, जनरली पाई डायग्राम भी आ सकता है और किसी भी प्रकार का बार भी आ सकता है। तो अपने को ड्रॉ करना भी आना चाहिए, ड्रॉ करना भी सिखा दूंगा, एक वीडियो ऐसा अपलोड कर दूंगा जिसमें सभी प्रकार के ग्राफ और जो भी डायग्राम्स है वो किस तरह से ड्रॉ करने हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो सिखा दूंगा। चलो यहाँ पे एक डेटा दिया है, ये डेटा कैसा है, अभी मैंने समझाया था, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का दूसरा नाम है डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसमें ये मैंने बोला था ना ऑब्जर्वेशन, एक्स किसी कोई भी नाम दे दो, प्राइस है, सप्लाई है, और यहाँ पे सामने डिमांड की क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार का डेटा दिया हो और अपने को बोला हो कि चलो क्या ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो, तो इसके हिसाब से अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा हमें डेटा दिया है, देखो इसके अंदर हमें जो भी फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये फ्रीक्वेंसी कैसी है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम क्या ड्रॉ करते थे, जनरली ग्राफ ड्रॉ करते थे। चलो